हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जो अभी तक हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और उससे हम सीखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस कैसे बनता है और उसका कंसेप्ट क्या है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है। देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में अब तक जो किया है वो किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बाइनोमियल ट्रायल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऐसे लिखते हैं p प्लस क्यू पावर n, या मैं फिर ऐसे कर दूं कि q प्लस पी पावर n। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा इसमें p की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम जाएगी, इसमें p की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम जाती है। ठीक है, तो इसका जब एक्सपेंशन करते हैं कि p क्या है, हमारी सफलता की प्रायिकता है, और q क्या है, असफलता की प्रायिकता है। तो p और q में रिलेशन भी ये हो गया कि p प्लस q है ना, वो हमेशा 1 होगा। एक तो रिलेशन ये हो गया। ठीक है, p क्या है, सक्सेस की प्रायिकता। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जब एक्सपेक्टेशन क्या होती है, फिर ये सर ये एक्सपेक्टेशन क्या होती है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक डाई है और डाइस को मैंने रोल किया और उस पर आउटकम आए गए 1 2 3 4 5 और 6। एक डाई और रोल कर दी मैंने, 2 डाई को रोल किया, तो ये तो आउटकम एक के लिए हो गए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, इनको रोल किया हमने, फेंका पासे को 2 बार, तो इससे आउटकम आए मेरे। और मैं चाहता हूं किसके बारे में जानना, नंबर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 या लेस देन 3 कर लीजिए। चलिए 3 से कम नंबर आना चाहिए। तो 3 से कम नंबर आएगा तो मैं इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं xi लिखता हूँ, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको देखिए इसी से आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। xi ये क्या है, मेरा रैंडम वेरिएबल है। नंबर 3 से कम आना रैंडम वेरिएबल होगा मेरा, जिसको मैं x से लिखता हूँ मान लो। तो xi की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक बार भी कम नहीं आए, किससे, 3 से। एक बार कम आ जाए और 2 बार कम आ जाए, बस इतनी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम कितनी बार, 2 बार ही क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको निकालना ही बताया था। इसमें क्या होगा, देखिए p क्या है, सफलता है। तो p की सफलता कितनी है, 0 सफलता, यानी असफलता मिली। यानी अगर एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिखो ना, इसके लिए 2 डाइस आर रोल्ड, तो इसके लिए p क्या होगा, p सफलता, यानी 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, यानी 1 आ सकता है या 2 आ सकते हैं, यानी 1/3 होगी। तो सर q क्या होगी, q इसमें 1 में से माइनस कर दो इसको, p को, ये 2/3 होगी। तो यहाँ तो दोनों असफलताएं होगी। 2 असफलताओं के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए 2/3, दोनों बार 2/3 लिखना है मेरे को। अच्छा, अगर एक सफलता आए, कौन सी, यानी पहले पे क्या आ जाए, पहली बार डाइस फेंका तो 2 से कम नंबर आ रहा है, 3 से कम नंबर आ रहा है, यानी 1 2 आ जाए। दूसरी बार फेंका तो आ जाए। उसको मैं लिख के भी कर सकता हूँ, 36 केस लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं सीधा ही बता रहा हूँ आपको। पहली बार 1/3 आया, दूसरी बार 2/3, यानी एक सफलता एक असफलता होगी बाकी, क्योंकि 2 बार तो करना ही है। ऐसे कैसे केस हो सकते हैं, ऐसे 2 केस हो सकते हैं। इसका भी मैंने आपको पहले मेथड बता चुका हूँ, 2/1 होगा ही। तो ये कुल मिला के आ जाएगा, देखिए 4/9, ये मेरे पास आ गया 4/9। ठीक है, तीसरा करते हैं। इसमें क्या होगा, 2 का मतलब दोनों बार क्या हो, सफलता आ जाए। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, एक डाइस के निकाल रहे हैं, उसी से कन्वर्ट करना, यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आ जाएगी, देखिए पहली बार भी क्या आया, 3 से कम नंबर आया, दूसरी बार भी 3 से कम नंबर आया, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/9। ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं क्या, सर हमने तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल दें इसको, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल दें। एक कंडीशन ये बताई थी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जितनी प्रोबेबिलिटी उनका सम 1 होगा। अब मान लो ये एक्सपेरिमेंट मैं क्या करता हूँ, 2 डाइस को मैंने फेंक रहा हूँ, ठीक है, और सफलता मान ली कि नंबर 3 से कम आ रहा है या इवन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, जो भी होगा वो एक्सपेरिमेंट। मैं ये एक्सपेरिमेंट मान लो क्या करता हूँ, 1000 बार करता हूँ। ऐसा 1000 बार कर गया हमने, तो उससे क्या हुआ, 1000 बार करूंगा तो देखिए थ्योरेटिकल जो कहता है, प्रोबेबिलिटी जो कहती है, वो कहती है कि ये मेरा आने के चांसेस क्या है, 4/9 है। यानी 9 बार टॉस करूंगा तो 4 बार क्या आएगा, एक भी सफलता नहीं मिलेगी। ये थ्योरेटिकल बात है। ये 9 में से 4 बार क्या होगा, 1 बार सफलता, यानी 1 बार नंबर क्या आएगा, 2 डाइस में 1 बार नंबर 3 से कम आ जाएगा। अब बात करता हूं मैं, अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसा ही केस में 1000 बार करूं, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्म दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते ही आप कि कितने किसको मिल रहे हैं, यानी 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी। मैंने 1000 बार किया
तो मैं इसको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, Q प्लस P, देखिए ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने पहले सफलता 0 लिए, 1 लिया है, फिर 2 लिया। अगर मैं P प्लस Q लिखूंगा तो पहले 2 1 0, तो मैंने सिस्टमेटिक लिखने के लिए ये कर दिया। n कितना है, एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे को 1000 बार करना है, यानी n हो गए, ये कैपिटल n हो गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, वही क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए मैं 1000 के लिए करता हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी बना लूंगा। सर फ्रीक्वेंसी बना दें तो इजी हो जाएगा काम, यही तो चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी से तो हमें सिंपल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही फ्रीक्वेंसी समझते हैं। यानी ये कितनी बार आएगा 1000 में से, तो ये मैं कर दूंगा 1000 गुणा 4/9, ठीक है। और मैं इसको 1000 ना लिख के 990 लिख देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए, है ना। 990 लिख दिया मैंने। ये क्या बन जाएगा, देखिए 110 440, ठीक है। यानी 0 आने की प्रायिकता, 0 आने के चांसेस कितने हैं, 440 हैं, एक बार भी सफलता न मिलने की। फिर मैंने डाइस को फिर किया, ये 990 गुणा 4/9 है, फिर से 440 हो गया, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा मेरा, 990 गुणा 1/9, ठीक है, 110। क्या ये 1000 आ रहा है, देखो 400 800 900 और ये 40 40 80 90 990 बिल्कुल आ रहा है, यानी इसका टोटल 990 हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं चीज़ें नॉर्मली। जब इसको हटा दूं कि आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, जिसमें 0 की प्रायिकता 440 है, 1 की प्रायिकता 440 है और 2 की प्रायिकता 110 है, तो यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो कंटिन्यूस नहीं है, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, ये वाला टर्म, तो जब n से गुणा कर देंगे तो सबके लिए आ गया। ये तो मेरे पास 3 ही केस थे, हो सकता है मेरे पास 50 केस हो कि मैं कह दूं कि 10 बार मैंने डाई को रोल किया और नंबर है ना 3 से कम आने की। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट में 1000 बार करता हूँ या 990 बार करता हूँ, तब क्या होगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे। अच्छा, इसको मैं क्या करूँ, इसका मीन होता है n इंटू पी, एन पी क्यू इसका क्या होता है, वेरिएंस होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो 0 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 440 है, ठीक है। और 1 की क्या है, 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 440 है और 2 की एक्सपेक्टेशन क्या है, 110 है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, अगर मान लो मैं ये कहता कि इसकी एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन जो होगी उसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, ये तो 3 ही केस है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरा ओरिजिन रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएंगे, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़, इधर भी आ सकता है ऐसे। तो अगर इनको मैं बनाऊं, ऐसे बहुत से केस ले लिए मैंने, कम केस हैं ये, तो 1-2 केस है वो समझने के लिए, बहुत से केस लिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा मीन है x बार, यहाँ पे मीन है, इसके इस तरफ मैं प्लस मान लेता हूँ, इससे कम को मान लेता हूँ माइनस, यानी डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ आई मेरे पास, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। ये अगर इनका प्लॉट करें ग्राफ, ये तो सिंपल सा केस था, इसमें प्लस की वैल्यू ली है मैंने, सिर्फ मीन को अगर 0 मानूंगा, यानी शिफ्ट कर दूंगा, मीन को ओरिजिन ये मान लेता हूँ, इसकी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, इसकी तरफ नेगेटिव, ये ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन को क्या मान लिया मैंने, मीन पे ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो मीन से, तो ये देखिए आप, ऐसे ग्राफ आते हैं आपके पास, किसके लिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते इसको, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने देखा इनको और बनाए मैंने, तो ये थोड़े और पास आ जाएंगे, मतलब ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ये वैल्यूज ऐसे चलती जाएंगी नीचे। तो ऐसे मैं देखता हूं, तो इनको अगर ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन करता जाऊं, तो अब देखिए आप क्या बनने वाला है, ऐसे ज्वाइन कर दूं फ्री हैंड से, ठीक है, स्केल से करेंगे तो वो अलग चीज़ बन जाती है ऐसे। तो यानी एक ऐसा सा ग्राफ बनेगा जिसको मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एक कंटिन्यूस सा ग्राफ बनेगा। हालांकि ये नॉर्मल ग्राफ की तरह ही होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसी की तरह हो जाता है। कब, जब मैं ये n बढ़ा देता हूँ, कौन सा, ये वाला, ये n जितना बढ़ेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये जो है ना,
कौन सा? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीधा बोल देते हैं कई बार। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बन जाएगा। नॉर्मल का मतलब जिसका आकार क्या हो, जिसका आकार एक घंटी की तरह हो, ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक घंटी की तरह बन जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाता है अपने पास। इसी पे सारा हाइपोथेसिस चलता है अपना। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि हम धीरे धीरे इस पे भी पहुंच जाएं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए ये जो ग्राफ बना, इसमें देखना एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका वेरिएंस और वो सब बाद में करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो मैथमेटिकल चीजें हैं। हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है, द्विपद जिसको बोलते हैं, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बर्नौली ने दिया था ये। तो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो एक तो ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब खंडित है। अब खंडित क्यों है? देखिए अलग अलग मान हैं इनके, कंटिन्यूस नहीं है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 5 से 10, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल नहीं बने हुए। और जब इनका ग्राफ बनाता हूं तो ये आता है क्या? ऐसे देखिए, ये जो ब्लैक से मैंने बना रखा है ये सब आते हैं, ये पॉइंट आते हैं, फिर इनको ज्वाइन करते हैं कि इसके बीच में ऐसा सा बनेगा, पास पास आते, जितने बढ़ाएंगे और पास आते जाएंगे, जितनी भी कम दूरी लेंगे। तो ये खंडित है, एक चीज तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो ग्राफ बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा क्या होगा? आपका एक बहुभुज बनता है, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा बहुभुज कैसे बनता है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिस्क्रीट में हमेशा वैसे बहुभुज, या इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, यानी इनका ग्राफ एक पोलिनोमियल बनता है, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम, देखिए एक्सपेक्टेशन मैंने निकाल के बताया आपको कि ऐसे ऐसे जो प्रोबेबिलिटी था ना उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उनका ग्राफ बनाया तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आ गया। तो सर ये हाइपोथेसिस से कैसे रिलेटेड हो सकता है, क्या है उसका कंसेप्ट? तो उसी को अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो टर्म है रिलेटेड टू हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने कहा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाऊंगा तो मैं मीन को यहाँ रख के एक्स बार को, और ये ऐसा रहता है, ऐसे बनता है, ठीक है, एक बेल शेप्ड, जिसको नॉर्मल कर्व बना दिया मैंने। ये बाइनोमियल नहीं बनाया मैंने, नॉर्मल कर्व बना दिया। कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाएगा वो, यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम जितना भी कैलकुलेशन करते हैं ना, किसका? स्टैटिक्स का, क्या? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं इसके लिए, यानी इस पूरी पॉपुलेशन का बिखराव है वो इस फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स बार, इसको मैंने कहा कि बिल्कुल जहाँ पे ये है सिमेट्रिक मान रखा है, एक बार तो सिमेट्रिक मान रखा, तो ये हमारा क्या है? मीन है, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं, देखिए ये हमारा मीन है। अब कुछ वैल्यूज क्या होंगी डेविएशंस की, या बिखराव की बात करें, जिसमें क्या जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, या जिसको हम स्टैंडर्ड त्रुटि भी बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। अब एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सर दोनों एक जैसे कैसे हो गए? देखिए जब हम पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करते हैं तो वो तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम किसी सैंपल का लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। एस लगा देते हैं ना उसके नीचे, इसमें मीन एक्स बार लिख देते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। वैसे म्यू किसके लिए? पूरी पॉपुलेशन के लिए। मैं कोई सैंपल लिया हुआ है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सैंपल की बात करता हूँ। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये 0 का, इस तरफ मैं प्लस का लिखूंगा, इस तरफ माइनस का लिखूंगा। इस रीजन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, किसके बेस पे? इस बेस पे कि एक्स बार प्लस सिग्मा कर दूं या माइनस सिग्मा कर दूं, क्या रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कितनी दूर में फैलाव है उसका, एक्स बार से कितनी दूर में जितने भी डाटाज हैं उनका फैलाव कितना है। तो एक तो ये हो जाता है। एक मैं ये भी कर सकता हूं कि एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा आता है, एक एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा आ जाता है, ठीक है। इसके बीच में ही कहीं पे एक्स बार प्लस माइनस 1.96 भी आएगा सिग्मा का। ये क्या है? अब इनको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स प्लस माइनस सिग्मा का मतलब है, अगर एक्स में सिग्मा जोड़ दूं तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे,
ये सिग्मा, इतनी दूरी कितनी है, ये सिग्मा है, यानी ये 1 है, 1 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बनेगा 2 सिग्मा, और ये आपका 3 सिग्मा हो गया, ठीक है, ये 3 सिग्मा हो गया। माइनस की तरफ -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, ये हो गया। तो ये वैल्यूज़ बनती हैं -1, -2 और -3। तो जैसे जैसे देखिए आप इसको सोचने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। x बार प्लस माइनस सिग्मा जो है, यानी इस तरफ बनाया मैंने और एक प्लस की तरफ बना दिया और एक इधर बना दूंगा। तो ये रीजन जो है ना, ये रीजन ये क्या करता है, आपको बताता है कि x बार से कितनी डिस्टेंस के अंदर, यानी जो इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी इसके अंदर, कितना जो हमने कर्व लिया है उसका कितना हिस्सा आ जाएगा, या आप ये मान लो कि कितनी पॉपुलेशन उसमें कवर हो जाएगी। तो ये नियरली 65 पॉइंट के आसपास आ जाती है, 65 पॉइंट समथिंग 48 के आसपास होती है, यानी ये इसके अंदर शामिल हो जाती है पॉपुलेशन। कब? जब दोनों तरफ से लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या हो गया, ये रेंज बनी एक्चुअली में कितनी, x बार माइनस सिग्मा टू x बार प्लस सिग्मा। ठीक है सर, ये क्यों बना रहे, देखिए डिस्कस करते हैं फिर। x बार 1.96 है, 1.96 का मतलब होगा ये वाली वैल्यूज़ कि 2 से थोड़ा सा कम ये वाली वैल्यूज़ होगी, और इधर ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, अगर इसको रेड वाली को मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, बराबर सा होगा ये। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ठीक है, तो समझ रहे हो आप। अब देखिए अगर ऐसा है तो 1.96 यानी ये 95% को क्या करता है, कवर करता है, यानी इस कर्व का अंदर का जो एरिया है उसके 95% को कवर कर लेता है। इसको बनाया 65 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, ये होगा 90%। ये क्या है, x बार में से अगर 1.96 सिग्मा हटा देता हूँ और या जोड़ देता हूँ, जोड़ता हूँ तो उस साइड चला जाता हूँ, घटाता हूँ तो इस साइड चला गया, तो दोनों को मिला के यानी इसके अंदर रेंज ही आ गई। ये दूसरा पार्ट हो गया मेरा। सर अगर 2 लें तो, अगर 2 तक कर दूं, मान लो मैं ये कह देता कि ये वाला ही ले लेता हूँ मैं, 2 वाला ही। ठीक है, ब्लैक से बना देता हूँ, ये 2 मान लेते हैं, यहाँ है 2। ठीक है, तो ये 2 बना दिया जब यहाँ पे 2 सिग्मा, यानी 2 सिग्मा जोड़ दिया मीन में और 2 सिग्मा हटा दिया उसमें। ये मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना कवर करेगा, ये करेगा 90, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास आता है वो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो ये कवर हो गया इसमें, और सर +-3 तो ये 99.45% अगर ये कवर करता हूँ, यानी ये 2 तक करता है, और यहाँ से यहाँ तक रीजन ले लूँ, कौन सा, ये वाला रीजन 3 तक और ये वाला 3 तक, प्लस का 3 और माइनस। तो ये जो कर्व है इसका 99.45% को कवर कर लेता है। अब सर इससे हमें हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ। अब देखिए मैंने सैंपल लिया, उसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड एरर निकाली, एरर ही बोलेंगे क्योंकि वो सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ 2 चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो पॉपुलेशन है, जो मैं निकालना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो है 2 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। एक तो एक्सेप्टेड रीजन, कि वो एक्सेप्टेड रीजन है कि नहीं, उसमें है कि नहीं। मैंने जो हाइपोथेसिस माना है, नल हाइपोथेसिस, जिसको जीरो डिफरेंस को जीरो लेते हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके करते हैं। तो एक्सेप्टेड रीजन में है कि नहीं। अब मैं मान लो ये वाली बात करता हूँ, पहले वाले की बात करता हूँ। ठीक है, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब बताऊंगा मैं। x बार +- सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने क्या निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला सैंपल का, और उसके बाद चेक किया किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, +3 पे, 2 पे, और चेक करने के बाद पता चला कि वो यहाँ आ गया, इस रीजन में पड़ रहा है, यानी उसकी वैल्यू इसके बीच में कहीं आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि जो रीजन है वो एक्सेप्टेड रीजन में है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो किसी कंपनी ने ट्यूबलाइट बनाई, ठीक है, ट्यूबलाइट या CFL वगैरह आते हैं आजकल। तो इस ट्यूबलाइट में कहा कि इसके काम करने की जो क्षमता है ना, 3000 घंटे चलता है। ठीक है, 3000 घंटे चलेगा। अब मैं इसका, कंपनी ने दावा किया है, हम इसको चाहते हैं कि टेस्ट करें। तो टेस्ट करने के लिए हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करना होता है। ये है हमारे सिग्निफिकेंस लेवल। अब देखिए सिग्निफिकेंस लेवल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है।
हम नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं वो ये वाला करते हैं 95% मतलब +-5, आपने देखा भी होगा लिखा आता है उसमें कि 3000 +-5, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर हम 99 एग्जैक्ट ही चाहता हूं मैं कि एग्जैक्ट ही आ जाए, 99% तक चेक करना चाहता हूं, तो कई बार ये चेक कर लेते हैं, कई बार 5% पे और कई बार 99.4% पे चेक करते हैं। वो होगा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वर्ड हैं जो हमें काम में लेने हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन कर दिया हमने, या तो 95% करेंगे या मान लो 99.4% करते हैं। मैंने कहा कि ट्यूबलाइट को चेक किया और मैं कहता हूं कि अगर इसका कुछ ट्यूबलाइट्स में +5 कर दिया और 3000 -5 कर दिया, यानी त्रुटि है ये, इसीलिए बोल रहा था मैं त्रुटि कौन सी, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, प्रमाप त्रुटि जो है कि स्टैंडर्ड एरर हो सकती है बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, या कंपनी का जो दावा है उसको चेक करने के लिए। तो अगर ये इस रेंज में आती है, यानी मैंने क्या निकाला, 3000 आवर्स की वो गारंटी लेता है, मैंने ट्यूबलाइट ली, उसका सैंपल लिया 10 ट्यूबलाइट 20 ट्यूबलाइट, और मैंने चेक किया उनको जला के, और पता चला अगर वो इसके बीच में आ जाता है, यानी 2995 से लेकर, सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ, 3005 के बीच में वो जलती है, तो हम क्या कह देखें कि जो कंपनी ने दावा किया है वो बिल्कुल सही है, यानी हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। क्या है वो सब आगे बताओ। यानी ये किस रीजन में आ गई, ये 95% एक्सेप्टेड रीजन में आ गई, यानी वो ट्यूबलाइट जो दावा है उसका कंपनी का वो बिल्कुल सही है। एक चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अगर मैं मान लो 99% में चेक करता हूँ और वो इस रीजन में आ जाती है, तो हम कह देते हैं कि उनका दावा क्या है, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया हमारा। मान लो 95% पे करता हूँ, तो ये वाला 95%, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है, एक्सेप्टेड रीजन। कब डिफाइन करना होता है कि कितने पे एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड रीजन। और जो बाकी बच गया कि इसके बाहर आता है, इससे बाहर आ जाती है वो, कि वो जली 2000 घंटे रही है, तो हम कहेंगे बाहर ही है वो तो, या 2970 घंटे जल रही है, तो वो बाहर है। उसको फिर क्या कहेंगे हम, रिजेक्टेड रीजन, यानी इसके बाहर उसमें रिजेक्टेड रीजन बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से बनता है, एक तो राइट ट्रायल होता है जिसको लेफ्ट ट्रायल, ठीक है, यानी प्लस का ट्रायल बोलते हैं, और एक माइनस का, और दोनों मिला लेते हैं, तो ये रिजेक्टेड रीजन है। और इसके इस साइड भी ये क्या है, रिजेक्टेड रीजन है, ये वाला पार्ट। अगर 95, ये रिजेक्टेड पार्ट हो गया। तो दो चीजें समझ ली हमने कि रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड कौन से हैं। एक्सेप्टेड वो हैं जब मेरी रेंज ये बना दी, इस रेंज के अंदर वो अगर आउटपुट आ रहा है उस सैंपल का, तो मैं कह दूंगा कि एक्सेप्टेड रीजन में है। ये रिजेक्टेड रीजन में आ जाएगा अगर इसके बाहर आ रहा है, यानी इससे क्या चल रहा है, वो कम चल रहा है या इससे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इससे कम चल रहा है, इससे भी कम चल रही है, मतलब जो वैल्यू चाहिए थी उससे भी कम चल रही है वो तो, और ये इससे क्या हो रही है, उससे भी कम चल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा भी नहीं आ रही, यानी इस रेंज में नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो रीज़न है, जो कंपनी का दावा है, वो सही है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है, हाइपोथेसिस में, जिसको त्रुटि बोलते हैं, हाइपोथेसिस में भी त्रुटि होती है। देखिए 95% पे मैंने चेक किया तो रीजन क्या बना, थोड़ा वाइड बना, ठीक है। अगर मैं 65 पे करता तो ये रीजन और भी वाइड हो जाता, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, प्लस कितनी बार, सिग्मा उतने ही बार क्या होता है, 3 टाइम्स प्लस माइनस होता है, वो एक्सेप्टेड रीजन हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ और पूछते हैं हमें, क्या है वो, एक चीज़ डिस्कशन करना ज़रूरी है, उसकी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और वो बात ये है कि आप कहोगे कि सर आपने चेक करने के लिए कहा एक्सेप्टेड रीजन और रिजेक्टेड रीजन, ये कहाँ से, किसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके लिए हम एक गुणांक निकालते हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, स्टूडेंट टेस्ट है, ठीक है। वो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि ये सैंपल के लिए निकाला, मैंने किसी सैंपल के लिए क्या निकाले, किसी सैंपल के लिए मैंने मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एरर हो जाएगी अगर हम किसी उसके लिए ले रहे हैं सैंपल के लिए। इसका हमें पता है पूरा पैरामीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पैरामीटर जिसको म्यू बोला था हमने, ठीक है, मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बोला था। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कोफिशिएंट निकालता हूँ, क्या है वो, x बार माइनस म्यू,
यानी जो मैंने कैलकुलेट किया सैंपल मीन और ओरिजिनल मीन किसका, उस पॉपुलेशन का, डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसको चेक किया मैंने, इसकी वैल्यू अगर इस रीजन में देखिए z के लिए z क्या है, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जैसे जैसे x बार बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये अंतर बढ़ता जाएगा, वो वैसे 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 बाहर की तरफ जाता जाएगा, और ये अंतर कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, तो ये माइनस की तरफ यानी ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये कि इसमें प्लस और माइनस आने के दोनों चांसेस है। अगर मेरा सैंपल मीन कम है तो माइनस का आ जाएगा, सैंपल मीन ज़्यादा आ रहा है किससे, पॉपुलेशन वाले से, तो ये प्लस का आ जाएगा। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आता है तो इस रीजन में अगर आ रहा है तो एक्सेप्टेड रीजन इसलिए बोलेंगे, ठीक है। और रिजेक्टेड कौन सा होगा कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई कि इससे बाहर ही चला गया, वो तो हमारे उस रीजन में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड वन। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, हाइपोथेसिस है। देखिए ये मैं एक्सेप्टेड रीजन 95% पे कर रहा हूँ, अगर 99 पे करना है तो मेरी लाइंस कौन सी बनेंगी, ये जो रेड बना रखी है मैंने ये बनेंगी, ठीक है। थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा इसकी वैल्यू में, लेकिन इसकी वैल्यू में डिफरेंस क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस। तो कुछ टर्म्स थे, एक तो एक्सेप्टेड रीजन कौन सा होता है, एक्सेप्टेड रीजन ये होगा कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस, स्टैटिक्स में आपके मार्क्स ना कटें, कोशिश करूंगा कि बिल्कुल, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। मैं एक दिन में आपको सारा नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हो कि एक दिन में कि सर मैराथन क्लास कर दो, नहीं। मैं चाहता हूँ एक एक टॉपिक आप डिस्कस करते जाए, एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी और हम एक लेवल पे पहुँचेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था आज कौन सा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने कहा वो डिस्क्रीट है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, यानी क्लास इंटरवल्स पे बनता है, ये हमारा बेस है। बाकी जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन का है, और भी बहुत हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या है, बाइनोमियल है, और भी 3-4 हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। उनके गुणांक भी निकालने की कोशिश करेंगे, उनके गुणांक को याद करना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है।